जरा कल्पना कीजिए कि एक इंसान बैंक के पास जाता है हाँ और एक बहुत बड़ा लोन मांगता है। हाँ, जो कि आज के समय में बहुत आम बात है। बिल्कुल। तो बैंक वाला उससे पूछता है कि क्या ये लोन आपको घर खरीदने के लिए चाहिए या कोई नया व्यापार शुरू करने के लिए। और वो इंसान क्या जवाब देता है? वो कहता है कि नहीं, मुझे बस ये नया लोन इसलिए चाहिए ताकि मैं अपने पुराने लोन का जो ब्याज है ना वो चुका सकूं। अरे बाप रे, एक आम आदमी के लिए तो ये सीधा दिवालियापन या बैंकरप्सी का रास्ता है। एकदम सही। लेकिन जब हम किसी देश की सरकार की बात करते हैं ना, तो ये कोई चौंकाने वाली बात नहीं है। मतलब ये सिर्फ एक आम दिन की सच्चाई है। ये काफी डराने वाला सच है अगर हम इसके बारे में गहराई से सोचें तो। हाँ, और इसीलिए आज हम इसी बारे में एक गहरी चर्चा करने वाले हैं। हमारे पास परमार एसएससी के बजट और टैक्सेशन से जुड़े कुछ बहुत ही शानदार और विस्तृत नोट्स हैं। हमारा मकसद सिर्फ इन पन्नों को पलटना नहीं है, बल्कि उस मशीनरी को समझना है जो असल में हमारे देश को चलाती है। बिल्कुल, क्योंकि हम अक्सर ज्यादातर लोग बजट को सिर्फ एक नीरस बैलेंस शीट मान लेते हैं, है ना, जहां बस कुछ आय हैं और कुछ व्यय हैं। हाँ, मुझे भी पहले ऐसा ही लगता था। एक बोरिंग सा डॉक्यूमेंट। जबकि असलियत में ये किसी भी देश की दिशा तय करने का सबसे शक्तिशाली टूल होता है। अगर हम इस पूरे दस्तावेज के सार को निकालें ना, तो सरकार इस बजट के जरिए मुख्य रूप से 3 बड़े काम कर रही होती है। अच्छा, वो 3 काम कौन से? पहला है एलोकेशन, यानी संसाधनों का बंटवारा। ये तय करना कि कितना पैसा हमारी सेना को जाएगा, कितना शिक्षा में लगेगा और कितना नई सड़कों के निर्माण में। ठीक है, पैसे को सही जगह बांटना। हाँ, और दूसरा है रीडिस्ट्रीब्यूशन, या जिसे हम असमानता को कम करना कहते हैं। देखिए, अर्थव्यवस्था में हमेशा धन कुछ ही हाथों में सिमटने लगता है ना, तो सरकार टैक्स के जरिए अमीर वर्ग से पैसा लेती है और उसे सब्सिडी या सामाजिक योजनाओं के रूप में जरूरतमंदों तक पहुंचाती है। बिल्कुल सही। और तीसरा सबसे अहम काम है स्टेबलाइजेशन, यानी अर्थव्यवस्था को स्थिर रखना। जब बाजार में मंदी आती है तो सरकार अपने खर्च बढ़ाकर उसमें जान फूंकने की कोशिश करती है, और जब महंगाई बेकाबू होने लगती है तो नीतियां बदलकर उसे नियंत्रित करती है। तो ये सिर्फ एक हिसाब किताब नहीं है, ये एक इकोनॉमी का रिमोट कंट्रोल है। एकदम सटीक उपमा दी है आपने, ये वाकई एक रिमोट कंट्रोल है। तो अब इससे पहले कि हम टैक्स के स्लैब या घाटे के प्रतिशत जैसे भारी आंकड़ों में उलझें, इस पूरी प्रक्रिया की शुरुआत होती है ना, उसे समझना बहुत जरूरी है। हाँ, वो जो टीवी पर अक्सर एक खास विजुअल आता है। बिल्कुल, हर साल जब बजट पेश होने वाला होता है तो न्यूज चैनलों पर एक खास रस्म की तस्वीरें आती हैं, हलवा सेरेमनी। एक बहुत बड़ी कढ़ाई में हलवा बनता है। हाँ, और वित्त मंत्रालय के अधिकारी उसे खाते हैं और फिर अचानक वो सब गायब हो जाते हैं। एक तरह से उन्हें बाहरी दुनिया से पूरी तरह काट दिया जाता है। सही कह रही हैं आप। ये मुझे किसी एस्केप रूम गेम जैसा लगता है, जहां एक बार आप अंदर गए तो जब तक फाइनल मिशन पूरा नहीं होता, जब तक वित्त मंत्री संसद में अपना भाषण नहीं पढ़ देते, कोई भी उस इमारत से बाहर नहीं आ सकता। यहाँ तक कि फोन कॉल करने की भी सख्त मनाही होती है। अरे बाप रे, लेकिन इतनी ज्यादा सीक्रेसी क्यों? देखिए, इस सख्त क्वारंटाइन के पीछे की सबसे बड़ी वजह है बाजार की संवेदनशीलता। बजट के दस्तावेज में ऐसे फैसले होते हैं जैसे किस सेक्टर पर टैक्स बढ़ने वाला है या किस चीज पर कस्टम ड्यूटी कम होने वाली है। अच्छा, जिसका सीधा असर शेयर बाजार पर पड़ेगा। बिल्कुल, ये फैसले शेयर बाजार को रातों रात आसमान पर ले जा सकते हैं या पूरी तरह से क्रैश कर सकते हैं। अगर किसी अधिकारी ने गलती से भी जरा सी भी जानकारी लीक कर दी ना, तो कुछ लोग इनसाइडर ट्रेडिंग के जरिए रातों रात करोड़ों का मुनाफा कमा लेंगे। एकदम सही। अर्थव्यवस्था में इंफॉर्मेशन ही सबसे बड़ी करेंसी होती है, इसलिए जब तक ये जानकारी सार्वजनिक पटल पर नहीं आती, इसे देश के सबसे बड़े रहस्य की तरह तिजोरी में बंद रखा जाता है। हाँ, ये गोपनीयता जरूरी भी है, लेकिन रहस्य की बात करें तो इन दस्तावेजों का अध्ययन करते हुए मुझे एक और बहुत ही दिलचस्प विरोधाभास दिखा। वो क्या? हम दिन रात बजट शब्द का इस्तेमाल करते हैं ना, न्यूज में, अखबार में, संसद में, हर जगह यही शब्द गूंजता है। लेकिन क्या आपको पता है कि भारत के पूरे संविधान में बजट शब्द का कहीं कोई जिक्र ही नहीं है? हाँ, ये एक बहुत ही मजेदार ट्रिविया है। तकनीकी रूप से संविधान का जो अनुच्छेद 112 है, यानी आर्टिकल 112, वो सरकार को निर्देश देता है कि वो संसद के सामने एक वार्षिक वित्तीय विवरण पेश करे। वार्षिक वित्तीय विवरण, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट,
या AFS। तो फिर ये बजट शब्द आया कहाँ से? दरअसल इस शब्द की जड़ें एक पुराने फ्रेंच शब्द बूझे में है, जिसका मतलब होता है एक चमड़े का थैला। अच्छा, चमड़े का थैला। हाँ, पुराने जमाने में जो वित्त मंत्री होते थे वो अपने दस्तावेज एक चमड़े के ब्रीफकेस में लाते थे। हाँ। तो लोगों ने मजाक में या आम बोलचाल में कहना शुरू कर दिया कि थैला खोल रहा है या बजट आ रहा है। वाह, मतलब ये आम बोलचाल का शब्द इतना हावी हो गया कि जो आधिकारिक शब्द था वो बहुत पीछे ही छूट गया। बिल्कुल। और ये जो वार्षिक वित्तीय विवरण है ना, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात स्पष्ट करता है। ये कोई अंतिम सत्य नहीं है, ये सिर्फ एक अनुमान है। अनुमान मतलब एक एस्टिमेट। अच्छा, सरकार 1 अप्रैल से 31 मार्च तक चलने वाले आने वाले वित्तीय वर्ष के लिए मतलब एक अनुमान लगाती है कि उसके पास कितना पैसा आएगा और वो कितना खर्च करेगी। अच्छा, मतलब ये एक बहुत बड़ा और बहुत ही जटिल एजुकेटेड गेस है। और ये मशीनरी इतनी बड़ी है कि ये कभी नहीं रुकती, है ना? कभी नहीं। मैंने इन दस्तावेजों में पढ़ा कि भारत के इतिहास में कई बड़े रिकॉर्ड्स हैं, जैसे हमारे पहले वित्त मंत्री RK षणमुखम चेट्टी जी से लेकर मोरारजी देसाई तक, जिन्होंने सबसे ज्यादा 10 बार बजट पेश किया। हाँ, 10 बार। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड है। लेकिन जो बात मुझे सबसे ज्यादा हैरान कर गई वो हाल ही की एक घटना है। 1 फरवरी 2026 को भारत के इतिहास में पहली बार रविवार के दिन बजट पेश किया गया। बिल्कुल। वी अनंत नागेश्वरन जी के समय की ये घटना है। हाँ, ये दिखाता है कि रविवार हो या कोई भी छुट्टी, एक बार तारीख तय हो गई तो देश की अर्थव्यवस्था का जो पहिया है वो रुक नहीं सकता। सही बात है। और इसी कड़ी में हमारी वर्तमान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी का भी नाम आता है। उन्होंने लगातार 9 बार बजट पेश करके पी चिदम्बरम जी के रिकॉर्ड की बराबरी कर ली है। अरे वाह! और वो भारत की पहली पूर्णकालिक महिला वित्त मंत्री भी तो है। बिल्कुल। अब ये जो निरंतरता है ना, यही सरकार को चलाती है। तो चलिए इस विशाल मशीनरी के अंदर पैसों का जो प्रवाह है उसे थोड़ा समझते हैं। हाँ, मतलब पैसा आता कहाँ से और जाता कहाँ है? सरकार के पास जो भी पैसा आता है या जाता है उसे अर्थशास्त्र में 2 बड़ी श्रेणियों में बांटा गया है। एक है रेवेन्यू और दूसरा है कैपिटल। रेवेन्यू और कैपिटल। हाँ, और जब तक हम इन दोनों के बीच के फर्क को नहीं समझेंगे ना, हम सरकार के फैसलों को डिकोड नहीं कर पाएंगे। तो इसको अगर हम एक आम इंसान के घरेलू बजट से समझने की कोशिश करें, मान लीजिए मेरे घर का हर महीने का एक खर्चा है। ठीक है, बताइए। मैं हर महीने राशन लाती हूँ, सब्जियां खरीदती हूँ, बिजली और पानी का बिल भरती हूँ, तो ये सब मेरा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर यानी रोजमर्रा का खर्च होना चाहिए, है ना? बिल्कुल सही। क्योंकि इस खर्च से मैं कोई संपत्ति या प्रॉपर्टी नहीं बना रही हूँ जो आगे जाकर मुझे कोई रिटर्न देगी। बस मेरा घर सुचारू रूप से चलता रहे, इसलिए ये पैसा तो हर महीने खर्च करना ही पड़ता है। एकदम सही दिशा में सोच रही हैं आप। सरकार के मामले में भी रेवेन्यू व्यय वह खर्च है जो सरकारी कर्मचारियों की सैलरी देने, पेंशन बांटने या सरकार के दफ्तरों को चालू रखने में जाता है। मतलब इससे कोई एसेट नहीं बन रहा। हाँ, इससे देश में कोई नई सड़क या अस्पताल नहीं बनता। और इसी तरह रेवेन्यू प्राप्तियां वो आय है जो सरकार टैक्स, चालान या मतलब फीस के जरिए वसूलती है। तो इससे सरकार पर कोई नया कर्ज या लायबिलिटी भी नहीं चढ़ती होगी? बिल्कुल नहीं। संक्षेप में कहें तो रेवेन्यू लेन देन से ना तो कोई नई संपत्ति या एसेट बनती है और ना ही कोई देनदारी या लायबिलिटी कम या ज्यादा होती है। समझ गई। लेकिन अगर मुझे अपना घर खरीदना हो, जिसके लिए मैं बैंक से मान लीजिए 50 लाख का लोन लूं, हाँ, तो लोन लेने से मेरे ऊपर एक देनदारी आ गई, एक लायबिलिटी आ गई। हाँ, क्योंकि ये पैसा आपको बैंक को वापस चुकाना है। बिल्कुल। और फिर जब मैं उस पैसे से एक घर खरीद लेती हूँ तो मेरे पास एक पक्की संपत्ति आ जाती है, यानी एक एसेट आ जाता है। बस यही कैपिटल लेनदेन की बुनियादी परिभाषा है। जब सरकार लोन लेती है या अपनी किसी सरकारी कंपनी के शेयर बेच देती है, जिसे हम विनिवेश या डिसइन्वेस्टमेंट कहते हैं, तो उसे कैपिटल रिसिप्ट या पूंजीगत प्राप्ति कहते हैं। इससे सरकार की लायबिलिटी बढ़ जाती है या उसके एसेट्स कम हो जाते हैं। और कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है? जब सरकार इसी पैसे को किसी बड़े हाईवे प्रोजेक्ट में, नए पावर प्लांट बनाने में या किसी राज्य को लोन देने में लगाती है, तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है। अच्छा, मतलब इससे देश का बुनियादी ढांचा मजबूत होता है। बिल्कुल, नए एसेट बनते हैं जो भविष्य में अर्थव्यवस्था को रफ्तार देते हैं। तो जाहिर सी बात है, किसी भी देश के लिए आदर्श स्थिति तो यही होगी ना कि उसका सबसे ज्यादा पैसा कैपिटल एक्सपेंडिचर पे खर्च हो, मतलब विकास और निर्माण कार्यों पर।
ऐसा होना तो चाहिए, लेकिन यहाँ इन दस्तावेजों में जो सरकार के व्यय का क्रम दिया गया है ना, मतलब ऑर्डर ऑफ एक्सपेंडिचर, वो एकदम चौंकाने वाला है। हाँ, और वो क्या है? सरकार का सबसे बड़ा खर्च किसी नई योजना, शिक्षा या इंफ्रास्ट्रक्चर पर नहीं हो रहा है। सबसे बड़ा हिस्सा तो ब्याज भुगतान या इंटरेस्ट पेमेंट पर जा रहा है। उसके बाद कई जाके सेंट्रल सेक्टर की योजनाओं का, फिर सब्सिडी का, और आखिर में पेंशन का नंबर आता है। ये तो ठीक वही बात हो गई जो हमने शुरुआत में कही थी, मतलब लोन का ब्याज चुकाने के लिए संघर्ष करना। और यही भारतीय अर्थव्यवस्था की सबसे गंभीर चुनौतियों में से एक है। देखिए, दशकों से अलग अलग सरकारों ने अपने खर्चे पूरे करने के लिए या लुभावनी योजनाएं चलाने के लिए भारी मात्रा में कैपिटल रिसीट्स यानी उधारी ली है। मतलब अपनी चादर से ज्यादा पैर पसारे। बिल्कुल। और जब आप लंबे समय तक ऐसा करते हैं और उसे उधार से कवर करते हैं, तो उस उधार का जो ब्याज है वो कंपाउंड होकर एक विशालकाय पहाड़ बन जाता है। चक्रवृद्धि ब्याज। हाँ। आज स्थिति ये है कि सरकार जो भी पैसा टैक्स से कमाती है ना, उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा सीधा उन पुराने कर्जों की सर्विसिंग में, मतलब सिर्फ ब्याज भरने में चला जाता है। हे भगवान! ये पैसा अगर बचता तो शायद देश में हर साल कई नए एम्स या IITs बन सकते थे। बिल्कुल बन सकते थे। रुको, इसका मतलब तो ये हुआ कि सरकार को लगातार और ज्यादा पैसे की जरूरत है, सिर्फ इस व्यवस्था को बनाए रखने के लिए। और वो पैसा आएगा कहाँ से? जाहिर है आम जनता की जेब से, टैक्स के जरिए। हाँ, तो दस्तावेज इस टैक्सेशन के चक्रव्यूह को दो हिस्सों में बांटते हैं। एक है डायरेक्ट टैक्स या प्रत्यक्ष कर, और दूसरा है इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स, जैसे कि हमारा इनकम टैक्स, ये सीधे सरकार को दिया जाता है और इसकी प्रकृति को प्रगतिशील या प्रोग्रेसिव बताया गया है। हाँ, और प्रोग्रेसिव का सीधा सा अर्थ है कि जो व्यक्ति जितना ज्यादा कमाएगा वो उतना ही अधिक टैक्स देगा। मतलब अमीर ज्यादा देंगे, गरीब कम। बिल्कुल। अगर आपकी आय कम है तो आप पर टैक्स का बोझ शून्य या बहुत कम होगा। ये व्यवस्था जानबूझकर ऐसी बनाई गई है ताकि समाज में जो अमीरी और गरीबी की खाई है ना, उसे थोड़ा कम किया जा सके। लेकिन जो इनडायरेक्ट टैक्स है, अप्रत्यक्ष कर, जो हम सामान खरीदने या कोई सर्विस लेने पर देते हैं, उसकी कहानी एकदम अलग है। वो रिग्रेसिव या आनुपातिक होता है। आनुपातिक। हाँ, आनुपातिक मतलब सब पर एक समान लागू होना। अगर मैं इसे एक उदाहरण से सोचूं, मान लीजिए बाजार में एक नहाने का साबुन है, बिल्कुल, जिस पर 10 रुपए का इनडायरेक्ट टैक्स लगा है, जैसे GST। ठीक है। अब देश का सबसे बड़ा अरबपति अगर वो साबुन खरीदता है तो वो भी सरकार को वही 10 रुपए टैक्स देगा। हाँ। और एक दिहाड़ी मजदूर जो दिन का शायद मुश्किल से 300 रुपए कमाता है, अगर वो भी वही साबुन खरीदेगा तो उसे भी 10 रुपए ही टैक्स देना होगा। बिल्कुल सही बात है। अरबपति के लिए 10 रुपए कोई मायने नहीं रखते, लेकिन उस मजदूर की एक दिन की कमाई का एक बड़ा हिस्सा तो उस टैक्स में चला गया। ये तो बुनियादी तौर पे बहुत ही अनुचित व्यवस्था लगती है। और यही इनडायरेक्ट टैक्स की सबसे बड़ी आलोचना है। इसका बोझ हमेशा निचले और मध्यम वर्ग पर ज्यादा भारी पड़ता है, क्योंकि उनकी कुल आय का एक बड़ा हिस्सा उपभोग या कंजम्पशन पर खर्च हो जाता है। लेकिन सरकार के लिए इनडायरेक्ट टैक्स वसूलना बहुत आसान होता है, क्योंकि वो सामान की कीमत में ही छिपा होता है। आपको पता भी नहीं चलता और आप टैक्स दे देते हैं। हाँ, हम MRP देखकर खरीद लेते हैं। हाँ, और इसी इनडायरेक्ट टैक्स व्यवस्था को सुधारने के लिए भारत में सबसे बड़ा बदलाव आया था GST, यानी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, जिसे 101वें संविधान संशोधन के तहत 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया था। अच्छा, GST को इन दस्तावेजों में एक डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स कहा गया है। मतलब जहां सामान या सेवा का उपभोग होगा, टैक्स उसी राज्य को मिलेगा। बिल्कुल। लेकिन GST लाने की सबसे बड़ी वजह क्या थी? मैंने नोट्स में देखा कि एक शब्द बार बार आ रहा था, कैस्केडिंग इफेक्ट। कैस्केडिंग इफेक्ट। इसका सीधा मतलब है टैक्स के ऊपर टैक्स लगना। टैक्स पर टैक्स कैसे? देखिए, GST से पहले की व्यवस्था की कल्पना कीजिए। मान लीजिए एक फैक्ट्री में कोई जूता बना। ठीक है। फैक्ट्री से निकलते समय उस पर एक्साइज ड्यूटी लग गई। फिर वो जूता दूसरे राज्य के होलसेलर के पास गया तो उस पर सेंट्रल सेल्स टैक्स लग गया। अब होलसेलर ने जब उसे रिटेलर को बेचा तो उस कीमत पर वैट लग गया। इस पूरी चेन में हो ये रहा था कि हर अगला टैक्स पिछले टैक्स की रकम को भी जूते की कीमत मानकर उस पर भी टैक्स लगा रहा था। अच्छा, मतलब हम जूते की कीमत पर तो टैक्स दे ही रहे थे, पुराने टैक्स के ऊपर भी टैक्स दे रहे थे। बिल्कुल, यानी आप टैक्स पर भी टैक्स दे रहे थे।
तो जीएसटी ने इस पूरी चेन को एक कर दिया ताकि उपभोक्ता को सिर्फ वस्तु के मूल मूल्य और उसमें जोड़े गए मूल्य मतलब वैल्यू एडिशन पर ही टैक्स देना पड़े। ये तो बहुत तार्किक लगता है। इसके अलावा सरकार के पास टैक्स वसूलने के कुछ और भी रोचक तरीके हैं इन नोट्स में। एक नाम जिसने मेरा बहुत ध्यान खींचा वो है पिगोवियन टैक्स। पिगोवियन टैक्स ये आर्थर पिगो के नाम पर रखा गया है। हाँ, और ये किन चीजों पर लगता है? ये उन वस्तुओं या गतिविधियों पर लगाया जाता है जिनका समाज पर नकारात्मक या हानिकारक प्रभाव पड़ता है। जैसे बहुत ज्यादा प्रदूषण फैलाने वाली गाड़ियां हो गईं, तंबाकू उत्पाद हो गए या कार्बन उत्सर्जन। इसका प्राथमिक उद्देश्य सरकार का खजाना भरना नहीं है, बल्कि लोगों को आर्थिक रूप से दंडित करना है। अच्छा, ताकि वे उस हानिकारक चीज का इस्तेमाल कम कर दें। बिल्कुल। और इसी तरह सरकार सेस और सरचार्ज का भी इस्तेमाल करती है। सेस मतलब जो किसी खास मकसद के लिए लिया जाता है। हाँ, जैसे कृषि कल्याण सेस या एजुकेशन सेस। और नियम यह है कि इसका पैसा सिर्फ और सिर्फ उसी काम के लिए खर्च होना चाहिए जिसके लिए ये लिया गया है। ये सब देख के लगता है कि सरकार के पास आम आदमी की जेब से पैसा निकालने के अनगिनत तरीके हैं। तरीके तो बहुत हैं। लेकिन क्या सरकार जितना चाहे उतना टैक्स बढ़ा सकती है? दस्तावेजों में अर्थशास्त्र का एक बहुत ही शानदार सिद्धांत है, लाफर कर्व। इसे पढ़ते हुए ना मुझे नींबू निचोड़ने की याद आ गई। अरे, नींबू निचोड़ने का सिद्धांत, ये दिलचस्प है। कैसे? देखिए, अगर आपके पास एक नींबू है और आप उससे रस निकालना चाहते हैं तो आप उसे निचोड़ेंगे। हाँ, जाहिर है। शुरुआत में आपको बहुत अच्छा और साफ रस मिलेगा। आप थोड़ा और जोर लगाएंगे तो थोड़ा और रस निकलेगा। लेकिन अगर आप हर एक आखिरी बूंद निकालने के लालच में उसे पूरी ताकत से निचोड़ देंगे तो क्या होगा? रस कड़वा हो जाएगा। बिल्कुल। रस के साथ साथ नींबू के छिलके का कड़वापन और उसके बीज भी ग्लास में गिर जाएंगे और वो पूरा रस पीने लायक ही नहीं रहेगा। लाफर कर्व भी तो यही कह रहा है ना कि टैक्स बढ़ाने की एक सीमा होती है। ये एक बहुत ही सटीक उपमा है, मान गया आपको। लाफर कर्व हमें टैक्स की दर और सरकार को मिलने वाले कुल राजस्व मतलब रेवेन्यू के बीच का संबंध बताता है। जब सरकार टैक्स दरें बढ़ाती है तो शुरुआत में खजाना भरता है, लेकिन अगर आप इस नींबू को बहुत ज्यादा निचोड़ देंगे, यानी टैक्स की दरें इतनी ज्यादा कर देंगे कि लोगों को लगने लगे कि उनकी मेहनत की कमाई का ज्यादातर हिस्सा तो सरकार ही ले जा रही है, तो पूरा खेल बिगड़ जाएगा। बिल्कुल। लोग काम करना कम कर देंगे, फैक्ट्रियां उत्पादन घटा देंगी, और सबसे बड़ा खतरा यह है कि लोग अपनी कमाई छिपाने लगेंगे। मतलब लोग अपने नींबू ही छिपा लेंगे ताकि सरकार उन्हें निचोड़ ही ना पाए, जिससे हम टैक्स चोरी या टैक्स इवेजन कहते हैं। एकदम सही। और अंततः एक बिंदु के बाद टैक्स दर बढ़ाने से सरकार का कुल राजस्व बढ़ने के बजाय बहुत तेजी से नीचे गिरने लगता है। तो सरकार को वो बैलेंस बनाना पड़ता है। अब यहाँ एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। वो क्या? अगर सरकार टैक्स की दरें भी बेतहाशा नहीं बढ़ा सकती और उसके खर्चे, खासकर जो ब्याज का भुगतान है, वो लगातार बढ़ रहे हैं, तो जो खाई पैदा होती है उसे क्या कहते हैं? हाँ, यहीं से घाटे या डेफिसिट का विज्ञान शुरू होता है। बिल्कुल। दस्तावेजों में कई तरह के घाटे दिए गए हैं और अक्सर न्यूज़ में राजकोषीय घाटा या फिस्कल डेफिसिट ही सबसे ज्यादा गूंजता है। देखिए, जब सरकार का कुल खर्च उसकी कुल कमाई से ज्यादा हो जाता है तो उसे हम बजट घाटा कहते हैं। लेकिन राजकोषीय घाटा असल तस्वीर दिखाता है। वो कैसे? इसमें हम सरकार की कुल आय, ध्यान रहे बिना उधारी के, और कुल व्यय का अंतर निकालते हैं। आसान भाषा में कहें तो राजकोषीय घाटा ये बताता है कि इस साल सरकार को बाहर से कुल कितना उधार मांगना पड़ेगा अपना घर चलाने के लिए। अच्छा, तो ये कुल उधारी है। लेकिन इन दस्तावेजों में एक और टर्म है जिसने मुझे थोड़ा सोचने पर मजबूर कर दिया, प्राइमरी घाटा या प्राइमरी डेफिसिट। इसे राजकोषीय घाटे में से सरकार के पुराने ब्याज भुगतान को घटाकर निकाला जाता है। अब मेरी उलझन ये है कि अगर राजकोषीय घाटा हमें कुल उधारी बता ही रहा है, तो फिर इस प्राइमरी घाटे को अलग से निकालने की क्या जरूरत है? इसका क्या महत्व है? ये बहुत ही अच्छा सवाल है। देखिए, प्राइमरी घाटा असल में एक परफॉर्मेंस रिपोर्ट की तरह है। परफॉर्मेंस रिपोर्ट? हाँ, हमने अभी चर्चा की थी कि आज सरकार को बहुत सारा पैसा सिर्फ पुराने कर्जों का ब्याज चुकाने में देना पड़ता है। बिल्कुल। अब मान लीजिए कि कोई नई सरकार सत्ता में आती है, वो बहुत संभल कर खर्च करती है, नीतियां बहुत अच्छी बनाती है, लेकिन उसका राजकोषीय घाटा फिर भी बहुत ज्यादा दिखता है। क्योंकि वो पिछली सरकारों द्वारा लिए गए कर्ज का भारी ब्याज भर रही है। एकदम सही पकड़े हैं।
अगर हम राजकोषीय घाटे में से उस ब्याज की रकम को हटा देना, तो जो प्राथमिक घाटा बचेगा वो ये बताएगा कि मौजूदा सरकार की अपनी नीतियां कितनी संतुलित हैं। अरे वाह! वो ये दिखाएगा कि क्या आज की नीतियां भी सरकार को कर्ज में धकेल रही हैं या बोझ सिर्फ पुराने फैसलों का है। हाँ, तो प्राइमरी डेफिसिट ये साफ कर देता है कि वर्तमान सरकार खुद कितनी जिम्मेदार है और पिछले पापों की सजा कितनी भुगत रही है। बिल्कुल। इसी तरह नोट्स में एक प्रभावी राजस्व घाटा या इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट भी है, जहां राजस्व घाटे में से उस पैसे को हटा दिया जाता है जो केंद्र ने राज्यों को दिया था और राज्यों ने उस पैसे से कोई स्थायी संपत्ति जैसे कोई पुल या अस्पताल बना लिया हो। हाँ, क्योंकि वो पैसा सिर्फ रोजमर्रा के खर्च में नहीं गया ना, बल्कि उससे कोई एसेट बन गया। समझ गई। ये स्पष्टता बहुत जरूरी है। लेकिन घाटा चाहे कोई भी हो, अगर वो बेकाबू हो जाए तो देश श्रीलंका या ग्रीस जैसी आर्थिक तबाही की ओर बढ़ सकता है। बिल्कुल। और इसी खतरे को रोकने के लिए 2003 में FRBM एक्ट लाया गया था, फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट। ये राजकोषीय अनुशासन का सबसे बड़ा हथियार है। ये तो मुझे किसी सख्त डाइट प्लान जैसा लगता है, जैसे कोई डॉक्टर आपको एक डाइट चार्ट दे दे कि आप दिन में कितनी कैलोरी ले सकते हैं, कितना शुगर खा सकते हैं। हाँ, एकदम वैसा ही है। FRBM एक्ट भी सरकार को एक वित्तीय डाइट प्लान देता है कि आप अपनी GDP के मुकाबले कितना कर्ज ले सकते हैं, ताकि आप फाइनेंशियल जंक फूड खाकर बीमार ना पड़ जाएं। बहुत बढ़िया उदाहरण है ये। और इस डाइट प्लान पर सरकार कितनी ईमानदारी से चल रही है, ये साबित करने के लिए उसे हर बजट के साथ संसद में 3 स्टेटमेंट पेश करने होते हैं। अच्छा, वो कौन से? पहला है मीडियम टर्म फिजिकल पॉलिसी स्टेटमेंट, जो अगले 3 साल के घाटे के लक्ष्य तय करता है। दूसरा फिस्कल पॉलिसी स्ट्रैटेजी स्टेटमेंट, जो बताता है कि इन लक्ष्यों को हासिल करने की रणनीति क्या होगी। और तीसरा मैक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क स्टेटमेंट, जो GDP की ग्रोथ और पूरी अर्थव्यवस्था की सेहत का जायजा लेता है। ताज़ा आंकड़ों की बात करें तो सरकार का लक्ष्य है कि 2030 तक डेट टू GDP अनुपात, यानी कुल अर्थव्यवस्था के मुकाबले कर्ज 50% के करीब आ जाए। 50%? ये एक बड़ा लक्ष्य है। लेकिन इसी बीच इन दस्तावेजों के अंत में एक बहुत ही अलग नजरिया भी दिया गया है। कौन सा नजरिया? महान अर्थशास्त्री जॉन मेनार्ड कीन्स की डेफिसिट फाइनेंसिंग थ्योरी। उनका कहना था कि घाटा हमेशा बुरा नहीं होता। कई बार मंदी से निकलने के लिए सरकार को जानबूझकर अपनी चादर से बाहर पैर पसारने चाहिए, मतलब उधार लेकर खर्च करना चाहिए। कीन्स का तर्क बहुत ही दिलचस्प था। उनका मानना था कि जब अर्थव्यवस्था में निराशा हो, निजी कंपनियां निवेश ना कर रही हों और लोग पैसा खर्च करने से डर रहे हों, तब सरकार को आगे आना चाहिए। मतलब सरकार को पैसा डालना चाहिए। बिल्कुल। अगर सरकार उधार लेकर बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट शुरू करती है तो लोगों को रोजगार मिलता है, मजदूर के हाथ में पैसा आता है, वो बाजार जाकर सामान खरीदता है, जिससे फैक्ट्रियों में उत्पादन शुरू होता है और अर्थव्यवस्था का रुका हुआ पहिया फिर से घूमने लगता है। एकदम सही। मतलब घाटे का इस्तेमाल एक स्टेरॉइड की तरह करना, ताकि बीमार शरीर उठकर दौड़ने लगे। तो हमने आज इस विस्तृत चर्चा में देखा कि बजट केवल एक वार्षिक भाषण नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये हलवा सेरेमनी की रहस्यमय दीवारों से शुरू होता है, फिर ये कैपिटल और रेवेन्यू के तराजू पर तौला जाता है। हमने समझा कि कैसे अप्रत्यक्ष कर एक मजदूर पर ज्यादा भारी पड़ता है और कैसे लाफर कर्व सरकार को चेतावनी देता है कि वो आम आदमी को बहुत ज्यादा ना निचोड़े। हाँ, और अंत में हमने देखा कि घाटे के दलदल से बचने के लिए FRBM एक्ट का वो सख्त डाइट प्लान कितना जरूरी है। मुझे लगता है इस पूरी चर्चा का सबसे बड़ा फायदा ये है कि अब जब भी कोई न्यूज़पेपर में राजकोषीय घाटे या कैपिटल एक्सपेंडिचर के बारे में पढ़ेगा तो उसे केवल नीरस आंकड़े नहीं दिखेंगे। बिल्कुल। उसे उन आंकड़ों के पीछे काम कर रही मशीनरी, उस फैसले के पीछे का तर्क और देश की अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाला उसका सीधा असर दिखाई देगा। मैं पूरी तरह सहमत हूँ। लेकिन इस चर्चा को खत्म करने से पहले मैं एक ऐसा विचार छोड़ना चाहती हूँ जो शायद आपको सोचने पर मजबूर कर दे। बताइए। अभी हमने कीन्स की डेफिसिट फाइनेंसिंग की बात की, जो मंदी के समय अर्थव्यवस्था को रफ्तार देने का एक तरीका है। लेकिन एक देश के लिए वो लक्ष्मण रेखा कहाँ है जहाँ स्टेबलाइजेशन का काम करने वाला ये कर्ज खुद एक डिस्टेबलाइजिंग या विनाशकारी ताकत बन जाता है? बहुत ही गहरा सवाल है। अगर हमारा उधार लिया हुआ पैसा नए स्कूल, सड़कें या फैक्ट्रियां बनाने के बजाय केवल पिछले 20 सालों के उधार का ब्याज चुकाने में ही खर्च हो रहा है, तो क्या वो सच में विकास की श्रेणी में आता है या
या ये सिर्फ एक वित्तीय भ्रम है जो हम अपनी आने वाली पीढ़ियों को विरासत में दे रहे हैं? इस सवाल के साथ हम आज की इस गहरी चर्चा को यहीं रोकते हैं। अर्थव्यवस्था के इस धुंधले पानी में अपनी नजरें साफ रखिए, सुनते रहिए, सोचते रहिए।